ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है विशेष चर्चा कोविड से सावधानी और उपचार। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश में कोविड महामारी की चिंता फिर से इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों में लगातार कोविड के मामलों की गति में बढ़ोतरी हो रही है और अब कोविड के मामले विभिन्न राज्यों में 10,000 से भी ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। तो इस चिंता को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार नागरिकों को आगाह कर रहे हैं कि कोविड को लेकर हम उपयुक्त व्यवहार अपनाएं, साथ ही सावधानी बरतते हुए जिन व्यक्तियों ने कोविड के टीके की एहतियाती डोज नहीं ली है वो उसे भी जल्द से जल्द लें। इसी सिलसिले में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में सभी अस्पतालों में एक विशेष मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया था, जिसमें कि कोविड की तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल बड़ी अहम रही। बीते शुक्रवार को ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति को लेकर एक विशेष बैठक की, जिसमें कि राज्यों के स्तर पर कोविड के प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड की तैयारी को लेकर एक चर्चा हुई। आज हम कार्यक्रम में कोविड की सावधानी और इसके उपचार पर बात कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के साथ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से ही बचाव ज्यादा बेहतर है और कोविड काल में इसे हमने बेहतर ढंग से समझा भी है और अपनाया भी है। इस बारे में सरकार ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बीते सोमवार और मंगलवार को देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाई थी। तो डॉक्टर वी.के. पॉल, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस मॉक ड्रिल की कुछ विशेषताएं रही हैं, किस तरह से हमारे अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कोविड की जो पैंडेमिक है उसमें हम कई फेजेस में से गुजरे हैं और अभी जैसे आपने बताया कि इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है और उस परिप्रेक्ष्य में जो हम मॉक ड्रिल्स करवा रहे हैं सरकार की तरफ से राज्यों के द्वारा, कि हमारी तत्परता, हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन कैसी है। पर्टिकुलरली इसका जो फोकस है वो है कि हमारे अस्पतालों में क्या हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सक्षम है या उसमें कोई कमी हमें दूर करनी है। हमने पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखा है कि कोविड को संभाला कैसे जाता है। तो उसे संभालने के लक्ष्य में अस्पताल में तैयारी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या हमारे पास कोविड के केसेस अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा, दाखिला अस्पतालों में शुरू हो जाए, ऐसा पिछली बारी हो चुका है कई बारी, तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन का प्रावधान पूरा है। सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बहुत बड़े कदम लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए गए, पीएसए प्लांट्स बनेंगे जो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उनको लगा दिया गया मॉक ड्रिल। इसमें हम जाके क्या देखेंगे कि हमारा पीएसए प्लांट चल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो प्रेशर देता है या नहीं देता, उसमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो शुद्धता और जो उसकी गुणवत्ता है क्या वो पूरी है। डॉक्टर पॉल, अपने पहले सवाल में जोड़ते हुए ये आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यों के साथ इस मामले में कैसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है और राज्यों को क्या सलाह दी गई है। अभी हमने देखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ पिछले शुक्रवार को बैठक की थी और उनसे कोविड को लेकर पुख्ता तैयारी रखने के निर्देश भी दिए थे और इस मामले में उन्होंने एसओपी भी जारी की थी। हाँ जी, तो राज्यों में जो काम करे जाने हैं उसमें अस्पतालों की तैयारी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो एक हिस्सा है। इसी प्रकार उसी को बात को जरा खत्म कर लेते हैं। क्या हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या हमारे पास हॉस्पिटल के बेड मिल जाएंगे, क्या हमारे पास वो दवाइयां जो कि कोविड में जरूरत पड़ती है क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास पीपीई किट है, हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट है। तो ये मॉक ड्रिल जो है अस्पतालों की फैसिलिटीज की तैयारी, टेस्टिंग की, दवाइयों की, सुविधाओं की, ऑक्सीजन की और जो सिस्टम होता है कि कौन क्या काम करेगा, ये उस उपलक्ष्य में हो रही है। राज्यों के साथ पहला ये काम हम उनसे मांग रहे हैं। दूसरा, उनसे कहा जा रहा है कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए, आप टेस्ट कर रहे हैं तो आरटी-पीसीआर करिए। जो एंटीजन टेस्ट है वो थोड़ी उसको रिकन्फर्म करना पड़ता है कई बार। पीसीआर करेंगे तो सीधा पता चलेगा कि केसेस कितने चल रहे हैं।
तो उसका प्रावधान करिए। राज्यों के साथ हमने जो फैसिलिटी बेस्ड सर्वेलेंस बनाया है, सीवियर निमोनिया के केसेस आ रहे हैं, उनकी जांच, उनका दाखिला, उनकी रिपोर्टिंग सर्वेलेंस के लिए करिए, उसकी बात करी गई। फिर ये भी कहा गया राज्यों के साथ मिलके कि आप अपने तरीके से जनता को अवगत करिए और जो जनता का जुड़ना है, चाहे जैसे कि कुछ स्टेटों ने कहा कि मास्क हम कल लगाएंगे, उसके बारे में आप पूरी तैयारी। डॉक्टर पॉल, जिस गति से देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या इसे अभी कोविड की नई लहर कहना उचित होगा? और अचानक कोविड के मामलों की जो रफ्तार बढ़ी है, इनके बढ़ने के पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? देखिए, 2-3 वजह से इन महीनों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बढ़ने का चांस हो जाता है। ये पिछली बार भी देखेंगे, थोड़े मामले इस पीरियड में बढ़े हैं। इसमें एक तो सीजन बदलता है, उससे जो वायरस तरह तरह के होते हैं उनके डायनामिक्स बदल जाते हैं। दूसरा है कि जो फ्लू चला हुआ था पहले, H3N2 चला हुआ था, वो प्रभाव सीजन के साथ खत्म हो गया, तो दूसरे वायरसेस को मौका मिल रहा है। और तीसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, हम पाते हैं कि जो वेरिएंट के सब लीनिएजेस आ जाते हैं, और ये जो सब लीनिएज होता है, नया वायरस का स्वरूप होता है, वो ऐसा देखा जा रहा है कि माइल्ड हो जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर अपना रंग जमाता है, दिखाता है। अब इस बार हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी हद तक एक XBB.1.16 नाम का सब लीनिएज है। उसके जो पेरेंटेज है वो ओमिक्रॉन ही है, लेकिन ये सब लीनिएज है। तो क्या ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक स्वरूप कहा जा सकता है? और डॉक्टर पॉल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? ये सब लीनिएज है, तो वही ओमिक्रॉन है, उसी के आगे 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 बदलाव आते आते हुआ है। तो क्योंकि एक नई है, इसको अपनी तरफ से तीव्रता दिखा रहा है, लेकिन वो बीमारी जो कर रहा है वो जनरली माइल्ड है, मामूली है। सिर्फ काम होता है, सीरियस नहीं होता है, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, इससे आप ये श्योर रहिए। लेकिन व्यक्तियों को बहुत बीमारियां हैं, डायबिटीज है, इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयां मिल रही हैं, उम्र के हिसाब से बड़ी उम्र है, इसमें वही माइल्ड वाली चीज जो है, और भी वायरस और कोविड भी पहले भी देखा हमने, सीरियस रूप अपना सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अस्पतालों में सीरियस बीमारी से दाखिल हो रहे हैं व्यक्ति, वो अमूमन वही हैं जिनकी उम्र 60-65 से ज्यादा है और उनको बाकी और कोई बीमारियां हैं। जो व्यक्तिगण हैं, भाई बहन है हमारे, उनको खास तौर पे 2 काम करने हैं। एक तो आप प्रिकॉशन डोज, तीसरी डोज मतलब कि पहले 2 मिल गए, फिर उसके बाद एक और लगा। हमारा जो ओमिक्रॉन वायरस रहा था, ये उसी का ही अगला स्वरूप है, उसी का ही बच्चा है, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा है। तो इसका असली स्वरूप ओमिक्रॉन है, तो उसकी वजह से वो अपनी फिर दोबारा से हमें अपनी तीव्रता दिखा रहा है। डॉक्टर पॉल, हमने देखा है कि कोविड को नियंत्रित करने में सबसे बड़ा जो कवच बना है वो है वैक्सीन, और भारत ने सफलतापूर्वक कोविड का टीकाकरण अभियान संचालित भी किया। लेकिन वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज को लेकर कुछ लोग अभी भी गंभीर नहीं हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे उनसे जिन्होंने 2 डोज के बाद प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है? सर, 60 से ज्यादा और जिनको बाकी और बीमारियां हैं उनको देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आगे बढ़ाते हैं, तो ये है खांसी जुकाम होता है, किसी को भी, बड़े को भी छोटे को भी, तो प्लीज टेस्ट जरूर कराइए जब भी आपको सिम्टम आते हैं, इमीडिएटली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये कोविड नहीं निकलता, दूसरी बीमारी है, तो उस हिसाब से जब आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, अगर ज्यादा होता है तो ये समझ रहेगी कि मुझे इसको कोविड की तरह ट्रीट करना है या कि और इन्फ्लुएंजा है या निमोनिया है, उस तरह से मुझे ट्रीट करना है। तो बहुत मदद होती है। सेकेंडली, जब आप टेस्ट कराते हो, हम उन्हीं में से सैंपलों को लेके जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं। टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम डिजीज को ट्रैक कैसे करेंगे? निश्चित ही हमें लक्षण महसूस होने पर जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर पॉल, टीके को लेकर भी हमारा ये अगला सवाल है कि आने वाले समय में हमारे पास कोविड की वैक्सीन को लेकर क्या क्या विकल्प हमारे पास मौजूद हैं? देखिए, अभी हमने 2 वैक्सीन मेन लगाए थे, कोवैक्सीन लगाया था, कोविशील्ड लगाया था, और उसके बाद में हमारे देश में और भी वैक्सीन बनाए जो कि दिए जा सकते हैं। पहले एक बायोई कंपनी का कोर्बेवैक्स नाम का वैक्सीन है, वो भी लाइसेंस्ड हो गया है।
इसके अलावा जो इंट्रानेजल नाक में ड्रॉप्स डाल के वैक्सीन बनता है वो भी जारी है। इसके अलावा उम्मीद कर रहे हैं कि जो mRNA वैक्सीन भारत का है वो भी कुछ दिनों में, हफ्तों में आ सकता है। तो कम से कम ये 3 नए वैक्सीन भी अब जुड़ चुके हैं हमारे बाकी वैक्सीन के साथ। डॉक्टर पॉल, क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता कोविड को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं, समय समय पर उन्होंने न सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज ली बल्कि प्रिकॉशनरी डोज भी ली है, कोविड के सारे नियमों का उन्होंने पालन किया है। ऐसे में ये कहा जाता है कि कोविड से लड़ने के लिए हमारा शरीर सक्षम है, जिसे हम हार्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो उनके लिए ये संक्रमण कितना नुकसान पहुंचा सकता है और क्या कुछ सावधानियां ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, ऐसा हुआ है कि हमने लगभग सारे ही वयस्कों ने 12 साल से ऊपर टीके लगा लिए, क्योंकि इन टीकों से इन्फेक्शन पूरी तरह से ना हो ऐसा नहीं होता, सीरियस बीमारी नहीं होती। तो बहुतों को इन्फेक्शन भी हो गई, कोविड भी हुआ, माइल्ड हुआ, तो बीमारी के आने से भी इम्यूनिटी बनी, प्रतिरक्षण हुआ, टीका लगने से भी प्रतिरक्षण हुआ। ठीक है, तो प्रतिरक्षण हो चुका है, लेकिन ये भी वक्त सही बात है कि देर चलते चलते प्रतिरक्षण में कमी आती है। वो टीका से आया है या बीमारी होने से आया है। इसलिए हमें ये भी वजह है कि फिर वायरस जब स्वरूप बदलता है तो उसको मौका मिल जाता है कि आप थोड़े से कमजोर पड़ गए, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जिस तरह से हम क्राउड में जाते हैं, खासकर 60 से ज्यादा वाले जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, मास्क इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही 3 राज्यों ने कहा है कि मास्क को अपनाइए, तो उन्होंने और भी कहा है ज्यादा अपनाइए, वो भी जरूरी है। किसी वजह से आप अस्पताल में जाएं तो वहां मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि पॉसिबल है कि ज्यादा मात्रा में लोग हो सकते हैं जो खांसी जुकाम के लिए अस्पताल में आए हों, अपना इलाज करवा लें। डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, अस्पतालों में काम करने वाले व्यक्ति को तो मास्क लगाना ही चाहिए, क्योंकि उनका बचाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुल मिला के इसी तरह से हम इसका लड़ाई करेंगे। टेस्टिंग बढ़ाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, खासकर 60 से ज्यादा वाले और कोमॉर्बिडिटीज वाले। डॉक्टर पॉल, देखा जाता है कि आजकल खांसी जो हो रही है वो बहुत लंबे समय तक चल रही है, कई व्यक्तियों में ऐसा देखा गया है। ऐसे में आरटीपीसीआर की जांच कितनी आवश्यक है, जबकि लंबे समय से हमें खांसी हो रही है, और किसी भी संक्रमण से हुई खांसी को लेकर क्या हमें एहतियात बरतनी होगी? ये बात सही कह रहे हैं कि जो खांसी टाइम ले रही है, ये फ्लू से भी थी, और अब जो खांसी आ रही है तो उसके काफी चांस है कि वो कोविड भी हो। तो हमें क्यों सफर करना? डोज लगी होगी, आप सेफ महसूस करेंगे। टेस्ट किया होगा तो आपको पता है कि मैं किस चीज में लगा हूं, तो उसी हिसाब से आप अपना थोड़ा सा 2 दिन का प्लान कर लीजिए। कोशिश करो कि काम पे दूसरों को जाके हम इन्फेक्ट ना करें, ऐसा हो सके। डॉक्टर पॉल, जिस तरह से आजकल जुकाम खांसी फैल रहा है, तो ऐसे में खुद का बचाव और यहाँ तक कि खुद को आइसोलेट करना क्या जरूरी है? हाँ, अच्छी हैबिट है कि जहाँ पे ऑफिस जाओगे, स्कूल में जाओगे, अगर आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है ना, जहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन, कोशिश करो कि एक तो मास्क पहनो ही पहनो, और कोशिश करो कि शुरू में जब खांसी जुकाम हुआ है तो 3-4 दिन तक अगर आप थोड़ा अलग रहें तो दूसरों के लिए भला है। डॉक्टर पॉल, पिछले दिनों हमने देखा कि इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए, जिसे हम एक तरह से मौसमी इन्फेक्शन भी कहते हैं, और अब कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या इन दोनों के लक्षणों में अंतर को जानना आवश्यक है? डिफरेंशिएट करना पहली बात है कि जरूरी भी नहीं है। टेस्ट कराना है आपको इन एनी केस, तब पता चल जाएगा कि ये ए है या बी है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन का कोई महत्व खास नहीं है, लेकिन क्योंकि अब फ्लू वाले केसेस का मौसम कम होता जा रहा है, अगर आजकल खांसी जुकाम चल रही है तो हमें ज्यादा चौकन्ना रहना कि कोविड का। डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे श्रोताओं के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से बात की, साथ ही हमारे श्रोताओं को कोविड से सावधानी को लेकर काफी महत्वपूर्ण सलाह भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा कोविड से सावधानी और उपचार। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।